Hello everyone. Today we are going to discuss MD Set exam yield by MD School रावत। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करवाऊंगी आपको साइंस का। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज, यानी कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि रेडियस और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, जो रेडियस होती है वो आपकी फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, फोकल लेंथ पूछी गई है, तो रेडियस क्या होती है आपकी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, हाफ ऑफ रेडियस, हाफ ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या है आपके पास 50 सेंटीमीटर, 50/2, तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ अ लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। पावर दी गई है आपको और फोकल लेंथ पूछी है, यानी कि लेंस की क्षमता दी गई है और उसकी फोकस लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है 1 में फोकल लेंथ। तो आपको पावर दी गई है, तो यानी कि फोकल लेंथ निकालनी है, तो हो जाएगा 1 में p पावर। तो 1/2 तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। ये मीटर में आती है, आंसर्स में आपको क्या गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो आंसर बी इज करेक्ट, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इफ इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड विद सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट्स बिहेव्स एज। तो इसमें ओनली आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक है, तो इसमें आपको फोकल लेंथ दी गई है, तो ये लेंस किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो हम इसमें बता नहीं सकते। तो नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विल बी। तो आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विल बी। इसमें पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है आपको 2। निकालना है आपको मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा 3 × 10⁸ को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज, सामान्य मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु होता है। तो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज एट इट्स, ये पूछा गया है कि जो आंख होती है उसकी छवि कहां पर बनती है, तो कहां बनती है, रेटिना पर। तो रेटिना, ऑप्शन नंबर डी। द कलर ऑफ लाइट विच अंडरगो लीस्ट डेविएशन ऑन पासिंग थ्रू ग्लास, यानी कि जब हम ग्लास या प्रिज्म में से जब लाइट को पास करते हैं, तो प्रिज्म में जब लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर्स में वो क्या होती है, डेविएट होती है। तो मिनिमम डेविएशन पूछा गया है, तो मिनिमम डेविएशन होता है रेड का और मैक्सिमम किसका होता है, वॉयलेट कलर का। तो मिनिमम पूछा गया है आपसे, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा,
रेड कलर। 3 resistors or each of 5 ohms are connected to form a triangle. The resistance between any two terminal is. तो resistors कितने given है आपको? 3 resistors given है और each of resistance 5 ohm. तो in the form of a triangle. तो triangle की फॉर्म में इनको क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है in this form. तो ये पूछ रहा है कि the resistance between any two terminals, यानी कि अगर ये और B और C, यानी कि A से लेके C तक, यानी कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस कितने हैं? 5 ओम ईच, 5 और 5 ओम, ठीक है। तो एज वी नो दैट A, B और C, तो फर्स्ट सेकंड ये दोनों क्या है? सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो डायरेक्ट हम इनको ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 10, ये हो गया आपका 10 ओम। तो दीज टू आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 10 ओम और 5 ओम को हमें क्या करना है अब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 इज 10, 1/10 प्लस 1/5। इनका एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 10। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/10, यानी कि 1/R, ठीक है। 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3/10। तो R डैश हो जाएगा आपका 10/3। कितना हो गया? 10/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 resistors each of 5 ohms are connected to form a triangle. 3 resistance between any total the resistance between any two terminal is, यानी कि एक त्रिभुज बनाने के लिए 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। किन्हीं दो टर्मिनलों के बीच क्या निकालना है आपको? प्रतिरोध निकालना है। तो 3 आपके पास क्या है? रेजिस्टर्स है, उनको जोड़ा गया है ट्रायंगल में। फाइव ओम, A, B and C triangle. तो फर्स्ट रजिस्टर एंड सेकंड रजिस्टर आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हम उनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया इनका। तो फिर अगर हम इन दोनों को निकाल दिया हमने तो क्या आ गया? 10 ओम आ गया। तो हम इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट डालेंगे। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 ओम। and this one is 5 ohm. So these two are in parallel combination. तो 1/R dash parallel combination होता है 1/R dash is equals to 1/R1 plus 1/R2. Then R1 की वैल्यू है आपके पास 10, 1/10 plus 1/5। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10, 10 1 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो आ गया 3/10। 1/R डैश की वैल्यू आई है 3/10। देन R डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/3 ओम। तो 10/3 ओम ऑप्शन डी इज करेक्ट। A wire of resistance R is read till its radius is half and find the resistance of the stretched wire. ये कह रहा है कि एक प्रतिरोध का एक तार जब तार तब तक खींचा जाता है तब तक उसकी रेडियस क्या नहीं हो जाती? आधी नहीं हो जाती। तो उसका क्या निकालना है आपको? प्रतिरोध निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहां से इसका फॉर्मूला बनता है। तो रो L/A। Here A is एरिया, L is लेंथ। तो एरिया क्या है आपके पास? वायर है, वायर का एरिया क्या हो जाएगा?
सर्कल, तो सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेडियस क्या कर दी गई है, इसकी हाफ कर दी गई है। तो रेडियस कितनी कर दी आपके पास, r/2 कर दी। अगर उसकी रेडियस हम हाफ करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी, 4l हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, r कितना हो जाएगा रो, लेंथ कितनी हो रही है आपके पास 4l, तो एरिया कितना है, एरिया है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो रो 4l पाई r कितनी हो जाएगी आपके पास, r/2 का स्क्वायर। तो रो 4l, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 4r2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। कितना हो रहा है देखो, 4 4 जा 16 टाइम्स, तो इसका आ जाएगा 16r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये कह रहा है कि 2 ohm के 3 रजिस्टर्स है, 2 ohm के 3 रजिस्टर्स है आपके पास। पहले तो उनको कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, और फिर उनको जोड़ा गया है समांतर क्रम में। तो उन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। तो 2 ohm के 3 रजिस्टर्स है, 2 ohm, अगर इनको हम सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R कितना हो जाएगा आपके पास 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ohm। कितना हो गया 6 ohm। अब हम उनको कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। तो 2 ohm, 2 ohm एंड 2 ohm, इनको हमने जोड़ा है पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने R लिया है तो हम ले लेंगे 1/r', तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो 1/2 + 1/2 + 1/2, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/2। 1/r' कितना आ गया आपके पास 3/2, यहाँ से r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो r आ गया आपका, यानी कि सीरीज का कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ohm, और पैरेलल का कितना आ गया 2/3। तो अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले सीरीज है देन क्या है पैरेलल है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज का हमारे पास कितना आया था 6 ohm, और पैरेलल का आया आपके पास 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9:1, कितना आ गया आपके पास 9:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कौन सी नहीं है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज Q पर यूनिट टाइम यानी कि T। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या निकल गई, देखो करंट की यूनिट निकल गई आपकी, चार्ज की होती है कूलॉम और टाइम की होती है सेकंड, तो कूलॉम पर सेकंड एक यूनिट ये होगी। और SI यूनिट क्या होती है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो देखो कूलॉम पर सेकंड है इसमें, ये रहा, यानी कि ये तो यूनिट होती है करंट की, एम्पियर है ये भी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो अब ये देखो वोल्ट पर ओम, ये कहां से निकलेगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V = क्या होता है IR, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R, यानी कि क्या हो गया वोल्ट पर ओम। यहां से भी इसकी यूनिट निकल रही है वोल्ट पर ओम, तो तीनों यूनिट हमारी डिस्कस हो गई। तो वोल्ट मीटर किसकी होती है, वोल्ट मीटर नहीं होती इसकी यूनिट, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द मिडल फिंगर इंडिकेट्स दैट, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली किसको दर्शाती है। तो लेफ्ट हैंड लेना है आपको, जैसे कि ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, थंब यानी कि 4 फिंगर एंड द मिडल फिंगर, दीज थ्री क्या होनी चाहिए
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है कि मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करती है? तो थंब आपका किसको इंडिकेट करता है? फोर्स को, ठीक है, FBI यानी कि फोर्स को, ये किसको करता है? मैग्नेटिक फील्ड को, ये I यानी कि करंट को। तो मिडल फिंगर किसको करती है? करंट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या करता है? बताओ। रिड्यूस करता है, डज नॉट चेंज नॉर इंक्रीज हैवीली, वेरी कंटिन्यूअसली। क्या करता है? इंक्रीज हैवीली। soft iron bar is introduced inside a current carrying solenoid, the magnetic field inside the solenoid। सोलिनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये यूं पूछ रहा है। मतलब क्या करेगा, जब हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन डालेंगे, अगर हम सोलिनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन का पीस डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर फिजिक्स। थैंक यू। Hello everyone, Sat Sri Akal, Namaskar. A most awaited video about MD SET exam held by MD School Rao sir, जिसके 14 क्वेश्चन जो हैं वो अपने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि रजनी मैम आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई अभिक्रिया में क्रमशः A, B, C और D का मान अपने को बताना है, और जो रिएक्शन दी है वो है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है आयरन प्लस में वाटर। तो यहाँ पे अपने को A, B, C और D की वैल्यू बतानी, यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसका मान बताना है अपने को। तो अपने किसी भी रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए अपने हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और उस मेथड में अपने क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके अंदर जिस एलिमेंट के एटम्स का नंबर मैक्सिमम होता है सबसे पहले उसी को अपने क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो रिएक्टेंट के अंदर जो फेरिक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पे 3, और वाटर मॉलिक्यूल्स वाली साइड जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो अपने पास है कितना? 1 है। तो सबसे पहले अपने बैलेंस करते हैं किसको? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपने वैल्यू पुट कर देंगे कितनी? 3, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिया? यहाँ पे 3 ले लिया। अब जब 3 लिया तो उस केस में अपने पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? ये हो गया 3 2 6। तो यहाँ हाइड्रोजन अपने पास कितने हो जाएंगे? तो यहाँ भी अपने लिख देंगे 3। तो ये भी हो गया कितना? 6, और ये भी हो गया कितना? 6। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया? अपने पास बैलेंस हो गया। अब रह गया कौन सा एलिमेंट? अब रह गया आयरन। तो आयरन का यहाँ पे अपने पास में जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना? 2, और यहाँ पे भी अपने वैल्यू पुट कर देंगे कितनी? 2। तो A, B, C और D की जो वैल्यू अपने पास आ गई वो आ गई कितनी? 1, फिर उसके बाद आ गई क्या? 3, फिर उसके बाद आ गई क्या? 2, और नेक्स्ट आ गई क्या? 3। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की रिएक्शन दी है, जिसमें आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन के लिए अपने को इसका टाइप बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो ऑप्शन है अपने पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से हीट, या मान लो हीट अपने कह देते हैं, ये ताप कह देते हैं अपने, या कोई और फैक्टर है जैसे कि मान लो सनलाइट है, उसकी वजह से अगर रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर के टूट करके 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है, तो उस रिएक्शन को अपने कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सी क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उस रिएक्शन को अपने कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो जिंक है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, और नंबर क्या है इसका? एक ही तो है। जिंक ओनली क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो इसलिए एग्जांपल क्या बनता है, यानी कि करेक्ट जो ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के अंदर जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन का या तो एडिशन होता है और या हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिमूवल होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर को गर्म करने पर उत्पन्न होता है या हीटिंग लाइमस्टोन प्रोड्यूस। चूना पत्थर का अपने पास में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको हीट दी जाती है, यानी कि जब इसको अपने गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं तो बनेगा एक तो कैल्शियम ऑक्साइड
और प्लस में क्या बन जाता है, प्लस में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो अपने पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसका, डीकंपोजिशन रिएक्शन का, जिसको अपने क्या देते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो इस केस में अपने देखें इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है चूना पत्थर को गर्म करने पर बन क्या रहा है। तो देखो एक तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, बिना बुझा चूना भी बोल देते हैं, ठीक है, बिना बुझा चूना, या इंग्लिश में अपने बोल देते हैं क्विक लाइम। सेकंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने पास ऑप्शन में है। तो इट मींस क्या हुआ, करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना, बोथ ए एंड बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अम्लीय विलयन में जल मिलाकर उसको डाइल्यूट किया जाता है तो विलयन के पीएच मान पर क्या परिवर्तन होगा। देखो किसी एसिड को जब अपने क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो एसिड को डाइल्यूट करने पर जो हाइड्रोनियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन H3O+ जिसको अपने बोलते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता या जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, विल इंक्रीज, या पीएच का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 का सामान्य नाम बताना है अपने को। तो देखो CaOCl2, यहाँ अपने को ऑप्शन क्या दिया, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का अपने पास फॉर्मूला होता है CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, यानी कि ये इसका क्या बन गया, ये इसका साइंटिफिक नेम बन गया कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो फोर्थ से हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ वो दिया हुआ बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग पाउडर। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को दृष्टि बाधित छात्र द्वारा अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि वो स्टूडेंट जो आंखों से देख नहीं सकता। तो देखो अपने को लिटमस दिया हुआ है, लिटमस जो टेस्ट है वो अपने को पता है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने यूज करते हैं, पर उसके कलर से, कि जैसे एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और अगर बेस है तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टर्मरिक या हल्दी दी हुई है, तो हल्दी में भी अपने कलर से आइडेंटिफाई करेंगे कि अम्ल कौन सा और क्षार कौन सा है, ठीक है। थर्ड अपने को दिया हुआ है, जैसे यहाँ आ गई पेटूनिया की पत्तियां आ गई, तो जो पेटूनिया लीव्स हैं उनमें भी क्या होता है, उनके कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है कि एसिड कैसे और बेस कैसे, ठीक है। यानी कि लिटमस पेपर से भी कलर के थ्रू अपने, यानी कि आंखें होगी तभी अपने कलर देख सकते हैं, हल्दी है या टर्मरिक है तब भी अपने कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेटूनिया लीव्स हैं तो उस केस में भी अपने कलर से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास बचता है क्या, वेनिला सार। वेनिला सार जो होता है या वेनिला जो इंडिकेटर अपने पास होगा, वेनिला एसेंस जिसको अपने बोल देते हैं, इसका यूज अपने कैसे करते हैं। तो देखो हर एसिड के साथ में जो वेनिला एसेंस है या वेनिला जो सार है उसके कलर में या उसकी स्मेल में, कलर सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो उसकी स्मेल है स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अलग अलग बेस के साथ या अलग अलग क्षार के साथ इसका जो स्मेल होता है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन गया क्या, वेनिला सार। नेक्स्ट दिया हुआ है, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो देखो अपने को ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया वो चालकता, तो चालकता तो अपने को पता है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत के और ताप के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना, कंडक्टिविटी यानी कि हीट, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन, मेटल्स। नेक्स्ट आ गया आघात वर्धिना या जिसको अपने बोल देते हैं मैलिबिलिटी। तो मैलिबिलिटी क्या होती है कि जैसे जो धातुएं, धातुओं के ऊपर जब अपनी चोट लगाते हैं किसी भी ऑपरेटर्स के थ्रू, तो उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को, उस प्रॉपर्टी को अपने बोलते हैं क्या, आघात वर्धिनता या बोल देते हैं मैलिबिलिटी। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है ध्वन्यात्मकता या सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है कि किसी मेटल को जब अपने किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्रक करेंगे तो उनमें से सोनोरस की प्रॉपर्टी यानी कि उनमें से आवाज आती है, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पूछा पतले तार बनाने, या अपने कह सकते हैं कि थिन अपने को क्या बनानी है, वायर बनानी है। तो इस प्रॉपर्टी को अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तन्यता या डक्टिलिटी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर कौन सा नॉन मेटल या कौन सी अधातु पाई जाती है। तो देखो रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें, मरकरी डी ब्लॉक से क्या करता है, बिलोंग करता है,
और दूसरी बात ये है कि ये अधातु नहीं है, ये क्या है, ये तो मेटल है, धातु है ये तो, ठीक है, धातु बोल दो या इंग्लिश में मेटल बोल देते हैं अपन इसको। नेक्स्ट रह गया क्लोरीन। जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होती है बेटे, क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। नेक्स्ट है आयोडीन, ये ब्लैक टू पर्पल कलर का, ये भी क्या होता है अपने पास, सॉलिड होता है। बच गया कौन, ब्रोमीन। ओनली ब्रोमीन अपने पास ऐसा नॉन मेटल है जो कौन सी फॉर्म के अंदर मिलता है, लिक्विड स्टेट के अंदर अपने को मिलता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, ब्रोमीन बनता है। नेक्स्ट इज, निम्न में से लोहे का अयस्क नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर ऑफ आयरन। तो देखो हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट आयरन का, ये लोहे का क्या होता है, अयस्क होता है। मैग्नेटाइट है तो ये भी लोहे का क्या है, अयस्क है। नेक्स्ट बचता है लिमोनाइट, तो लिमोनाइट भी क्या है, आयरन का ही क्या है, और है। सिर्फ बचा जो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका और है, तो ये और है एल्यूमिनियम का, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, बॉक्साइट, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या किया है कि लोहे का अयस्क नहीं है। तो तीन ऑप्शन जो है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये तीनों जो और हैं ये किसके हैं, ये तीनों हैं आयरन के, तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट जाएगा वो है बॉक्साइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर केमिस्ट्री से दिया हुआ है, एसीटोन का आईयूपीएसी नेम पूछा हुआ है। तो देखो जिसको इसका फॉर्मूला पता है तो वो मिनट में इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे, देखो एसीटोन का जो अपने पास फॉर्मूला है वो है CH3COCH3, या फिर अपने स्ट्रक्चर को ओपन करें तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और जब अपने उन कंपाउंड्स का जिनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसका जब नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो उसके अपने कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन को मेंशन करते हैं, कार्बन को साथ में इन्वॉल्व करते हैं, गिनते हैं। तो जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे, आईयूपीएसी नाम आप इसका लिखते हो, तो ये बनता है क्या, प्रोपेन 2 ऑन, 3 कार्बन की चैन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो अपने यूज करेंगे टर्म क्या, प्रोपेन, जिसमें 2 नंबर कार्बन से अटैच है कौन, हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। अब प्रोपेन 2 ऑन है, जिसको आप जनरली क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बोल सकते हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है एथेनॉल, यहां भी एथेनॉल, तो इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं है। सेकंड क्या दिया अपने को, प्रोपेनॉन दिया हुआ है, और यहां भी क्या है, प्रोपेनॉन, बात एक ही है, तो यानी कि जो प्रोपेनॉन है वो करेक्ट आंसर है। तो फिर एथेनॉल या एथेनोई क्यों नहीं है, तो देखो एथेनॉल, एथेनॉल कब यूज होता है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटे, एल्डिहाइड CH होता है। सेकंड देखो एथेनॉल, एथेनॉल कब यूज होता है, जब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अपने पास में, OH होता है, ठीक है। एथेनोई कब यूज करते हो, जब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो करेक्ट आंसर अपना जाता है क्या, प्रोपेनॉन, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एल्काइनों का सामान्य सूत्र, चाहे एल्केन है, चाहे एल्कीन है, चाहे एल्काइन है, तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं किससे, हाइड्रोकार्बन फैमिली से, यानी कि तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, है ना। तो उसके अंदर अपने पास आ जाते हैं, एक तो आ जाता है एल्केन, और दूसरा है अपने पास एल्कीन, और थर्ड है कौन सा, थर्ड है एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो पूछा क्या गया है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, CnH2n-2, यानी कि ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है अपने को। देखो कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं जिनको अपने मान लो 6th 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से हैं, हीरा भी है, फुलरिन भी है, और ग्रेफाइट भी है। जो हीरा है, हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध से पूरी तरीके से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो जो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। नेक्स्ट आ गया फुलरिन। अब देखो फुलरिन की जो स्ट्रक्चर होती है, आपने जो पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ बंकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। बंकमिस्टर फुलरिन की अगर अपने बात करें तो एलोट्रोप तो कार्बन का है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। रीजन क्या होगा कि इसका वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो वंडरवाल बॉन्डिंग के अंदर क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि वंडरवाल बंध बनाने के अंदर क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो जब उसने वंडरवाल बंध बनाया या सहसंयोजक बंध बनाया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, इट मींस वो फ्री नहीं है,
और जब वो फ्री नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो रह गया ऑप्शन अपने पास कौन सा, ऑप्शन बच गया ग्रेफाइट। तो वैसे भी अगर तुक्का लगा रहे हो आप तो भी फुल रिंग्स अपना जो ग्रेफाइट है वो सही है, और अगर एक्चुअल में आपको पता है तो भी अपना जो ग्रेफाइट है वो सही है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करने के लिए क्या है, एकदम फ्री है। और जब वो मूव कर सकते हैं तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। अब ये भी मान लो अपने पता नहीं, तो कई बार टीचर के बताने में हो जाता है, कई बार बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि जो तो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि मनुष्य जाति है वो तो श्वसन के लिए O2 का यूज कर रही है, और बाकी जितने भी मान लो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो किसका यूज करते हैं, CO2 का। तो ऐसा नहीं होता, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं और चाहे प्लांट्स हैं, दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज तो करेंगे किसका, ऑक्सीजन का। अब रह गया क्या, CO2। तो फिर CO2 का यूज कहाँ होता है, तो CO2 का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसके अंदर CO2 का यूज किया जाता है। अदरवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वायवीय श्वसन के अंदर जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे एनर्जी प्लस में CO2 वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वहां पे क्या होता है, अपने पास बनता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों के लिए क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है या अनिवार्य पोषक तत्व है, तो इसका श्वसन के अंदर कोई रोल नहीं है। या अपने ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है उसका नाइट्रोजन क्या होता है, मुख्य अवयव होता है उसका। ठीक है, और बच गई CO, तो CO का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो CO2 है, CO2 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, CO आपको बता दिया इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, N2 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या बच गया, O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भोजन अंततः आहार नाल के किस भाग के अंदर पचता है। तो देखो सबसे पहले इसने अपने को दे रखा है स्टमक, सेकंड ऑप्शन है माउथ कैविटी, थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इतना तो हमें पता ही कि जब अपने खाना खाते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है, मुंह के अंदर जाता है, यानी कि माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के अंदर सलाइवा लार है, एमाइलेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, है ना। ये प्रोसेस आपने 10th के अंदर शायद पढ़ी होगी। नेक्स्ट देखो, मुख गुआ के बाद में फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस यानी कि आहार नाल के अंदर आगे के आगे वो क्रमाकुंचन गति जिसको अपने बोल देते हैं, तो उसके थ्रू वो आगे के आगे क्या सरकता रहता है। फिर वो जाता है कहाँ पे, फिर जाता है स्टमक या पेट के अंदर, और जब पेट में जाएगा तो उसके अंदर भी आपको पता है कि प्रोटीन का पाचन हो जाता है। ठीक है, HCl है, तो HCl से भी जो अपने कहेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होती है। वहां से चला जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर मैक्सिमम जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि वाटर वगैरह या मिनरल वगैरह उनका जो रीअब्जॉर्प्शन है, जो पुनः अवशोषण है, उसका काम होता है कहाँ पे, बड़ी आंत के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अदरवाइज अगर बात करते हैं ना किसकी, अगर बात करते हैं डाइजेशन की, पाचन की, तो पाचन वाला जो फिनोमिना है, पाचन वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्य रक्तदाब का मान कितना होता है। तो सामान्य रक्तदाब होता है कितना, 120/80 mm ऑफ Hg। 120 अपने पास जो होता है ये होता है सिस्टोलिक बीपी, और जो 80 है ये होता है डायस्टोलिक बीपी। तो करेक्ट आंसर है इसका 120/80 mm ऑफ Hg। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, ये अपनों ने डायग्राम 10th के अंदर हल्का फुल्का, या किसी ने ज्यादा, किसी ने बहुत बढ़िया याद किया होगा, बनाया होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने बनाते थे। ये क्या था, ये था न्यूक्लियस, इनको अपने बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ये आ गया क्या, ये आगे सेल बॉडी। फिर नेक्स्ट आगे यहाँ बने थे एक्सॉन बने हुए हैं, इसको अपने एक्सॉन बोल देते हैं इस पार्ट को। और जो लास्ट पार्ट अपने पास बचता है इसको अपने बोल देते हैं एक्सॉन एंडिंग बोल देते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा, जो नेक्स्ट तंत्रिका आएगी, ठीक है, नेक्स्ट आगे जो और तंत्रिका आ जाएगी अपने पास में, ये उसके डेंड्राइट आ जाएंगे। तो यानी कि जो दो न्यूरॉन है उन न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप है, जहां से इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो इस मतलब इस स्पेस को अपने क्या बोलते हैं, इस स्पेस को अपने बोलते हैं क्या, सिनेप्स बोलते हैं।
ठीक है। तो ये जो ध्रुमिका है यानी कि डेंड्राइट, एक्सोन जो है, एक्सोन ये वाला पार्ट हो गया, और आवेग इम्पल्स इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मतलब इम्पल्स का, ठीक है। अभी अपने कहते हैं भी आवेग है, आवेगों का आदान प्रदान जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है तंत्रिका के थ्रू। लेकिन इसने जो पूछा अपने से कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको सिनेप्स बोलते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन, तो ये होता है बेटे कौन सा, ये होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपको पता है, ये ह्यूमन बी सॉरी जो जाइंट्स हैं उनसे रिलेटेड है अपने पास। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो लैंगिक लक्षण है, जैसे कि अपने कह देते हैं महिलाओं में या लड़कियों में आवाज का बारीकपन होना, या अदर जो अपने सेक्स ऑर्गन वगैरह हैं उनका जो डेवलपमेंट वगैरह, वो सारे जो अपने पास में करैक्टर हैं वो सब डिसाइड होते हैं किससे, एस्ट्रोजन हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया का समन्वय करता है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास है स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके लिए अपने पास जो उसका जो कोऑर्डिनेशन करेगा वो करेगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। प्रमस्तिष्क या जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो ये वाला पार्ट है, ये थिंकिंग के लिए मतलब अपने कह देते हैं सोचने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिबेलम जो आ गया, तो सेरिबेलम इसका काम होता है बैलेंस के लिए, बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है, या संतुलन के लिए काम होता है। जो अपने पास है मेडुला ऑब्लोगेटा है, तो मेडुला ऑब्लोगेटा हार्ट बीट वगैरह या रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी। तो ऑप्शन अपना जो करेक्ट है वो है रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाओं की संख्या होती है, या द नंबर ऑफ एग सेल्स इन ईच ओव्यूल इज, तो ये कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। बहुखंडन द्वारा जनन होता है, तो देखो अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। राइजोप्स जो हैं, राइजोप्स के अंदर स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। और जो यीस्ट है, यीस्ट में मुकुलन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। बच गया सिर्फ कौन, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम ही अपने पास सिर्फ ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर बहुखंडन के द्वारा क्या होगा, या मल्टीपल फिजन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसमें कॉपर टी भी ऑप्शन है, कंडोम भी है, डायफ्राम भी है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट हैं। तो अपना ऑप्शन क्या बनता है, ऑल ऑफ दीज। एकल संकरण में प्राप्त जीन प्रारूप अनुपात है, मेंडल मोस्ट फेमस बंदा जिसके बारे में बहुत जानते हो। तो देखो इसने फर्स्ट अपने को जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1, तो ये जो रेशो है ये है फिनोटाइप है, ये जो रेशो दिया हुआ है ये कौन सा है, फिनोटाइप, या जिसको हिंदी में बोल देते हैं लक्षण प्रारूप बोलते हैं अपने, लक्षण प्रारूप। तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप जो है ना, यहाँ से अपने को क्या पूछा हुआ है कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसका जीनोटाइप रेशो बताना है, तो जीनोटाइप रेशो जो होगा वो क्या होता है बेटे 1:2:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक युग्मनज जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वो किस में विकसित होगा, तो अपने को पता है मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल है फीमेल के अंदर होते हैं कौन से, एक्स और एक्स होते हैं। अगर एक्स और एक्स की आपस में मैचिंग होती है तो उस केस में क्या आगे डॉटर का डेवलपमेंट होता है, और अगर एक्स और वाई का आपस में क्या होता है, क्रॉस होता है या आपस में मैचिंग होती है तो उस केस में बॉय का क्या होता है बेटे, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ अपने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक युग्मनज जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो मेल है मेल से एक्स जो गैमेट है या एक्स जो क्रोमोसोम है वो जा रहा है, तो एक्स जा रहा है तो इधर से तो आना करेक्ट एक्स ही अपने पास, तो इट मीन्स क्या आगे जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा, वो होगा लड़की का या गर्ल अपने इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के सभी जो कैरेक्टर हैं उनको डिटरमिन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसका पूछा हुआ है। तो देखो फर्स्ट अपने को दिया हुआ है सेल से, तो सेल से किसी भी ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, या अपने कह देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो सेल से या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो सेल्स हैं तो अपने को पता है कि मान लो सेम फंक्शनिंग और सेम स्ट्रक्चर वाली जो सेल्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको अपने क्या बोलते हैं, उनको टिश्यू बोलते हैं अपने, जो डी ऑप्शन अपने पास। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा किसी व्यक्ति के सभी जो कैरेक्टर हैं उनका डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होगा, तो होता है किससे, जीन से होता है, ना कि कोशिका से या फिर अंग से या फिर उत्तक से। तो करेक्ट आंसर इज जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः निम्न के कारण होता है। तो देखो बात यहाँ पे ये है कि ओजोन परत जो है उसका जो डिप्लीशन है
तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CFC जिसको अपने बोल देते हैं, रेस्पॉन्सिबल कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, रेस्पॉन्सिबल मीथेन गैस भी है और रेस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन सबसे ज्यादा उसने पूछा मुख्यतः मेनली कौन सा इफेक्ट करेगा, तो मेनली करता कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये गैस जब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर या समताप मंडल के अंदर जाती है तो जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देती है, उनको तोड़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे चैन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और उस चैन प्रोसेस के थ्रू ओजोन परत क्या हो जाएगी, यानी कि जब ऑक्सीजन के आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होने लगे, टूटने लग जाएंगे, तो टूटने की वजह से ओजोन परत क्या हो जाएगी, मतलब डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना उसका। तो इस वजह से यानी कि उसने क्वेश्चन क्या किया था अपने को कि मेनली फैक्टर कौन सा बनेगा, तो मेनली फैक्टर यहाँ पे जो बनता है वो बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा किसके माध्यम से प्रवेश करती है, द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंटर थ्रू, किसके थ्रू एंटर कर रही है, तो एंटरिंग की बात हो रही है तो होगा कौन, प्रोड्यूसर। कुछ प्रोड्यूस होगा तभी तो आगे के आगे कुछ फ्लो होगा। देखो जो उपभोक्ता है या जो कंज्यूमर है, इट मीन्स वो एनर्जी को क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मांसाहारी सर्वाहारी, तो ये तो इसके टाइप हो गए ना, किसके, कंज्यूमर के टाइप हो गए कि कौन कंज्यूम कर रहा है, कोई कार्निवस उसको कंज्यूम कर रहा है या ओमनिवस उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। हमारे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंटर थ्रू, तो एंटर थ्रू किसके करती है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक, और वो है कौन है, प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू जो सोलर अपने पास एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज के अंदर एनर्जी के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एनर्जी आगे के आगे प्रोड्यूसर के अंदर क्या होती रहती है, वो फ्लो होती रहती है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।